चलिए ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट है और हम लोग आज जैसे कि मैंने टॉपिक कहा था आप लोगों को कि टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, है ना? तो लेट्स सी आज टॉपिक में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप कह रहे थे सर, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशंस का जो कंसेप्ट है वो पढ़ा दीजिए। तो जो उसका कंसेप्ट है आज हम वही देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो। तो ये जो हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था सबसे कि जी जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग स्टडी करेंगे, तो वही हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें। लेट्स सी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलो देखो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशंस कैसे होते हैं और उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन और वैलेंसी कैलकुलेशंस भी मैंने कल आपको सिखाई थी, थोड़ा सा उसके रिविजन्स पे हम लोग आने वाले हैं। सबसे पहले आपने एटॉमिक नंबर, मैंने कहा था आपको कि 20 जो मेटल नॉन मेटल है उनके एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए। तो आज हम लोग, कुछ बच्चे लेट हैं उनको एडमिट कर लेते हैं पहले। ओके, ठीक है जी। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में हमारे पास आज सबसे पहले है NaCl। तो सबसे सिंपल, अच्छा जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपने वैसे ही ड्रॉ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपने भी वैसे ही कोशिश करना है कि आप वैसे ही ड्रॉ करें। ठीक है, तो जिससे आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, चलो देखो। तो NaCl में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं? सोडियम मेटल है और क्लोरीन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बिटवीन होती है? मेटल और नॉन मेटल के बीच। मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि एक की टेंडेंसी होती है गेन करने की और एक की लॉस करने की। तो बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है। नॉन मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी होती है, इसलिए इनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा मेटल है? सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल। तो सोडियम क्लोराइड में सबसे पहले हम सोडियम की बात कर लें। सोडियम एक मेटल है। एटॉमिक नंबर कोई बताना चाहेगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी? एनीवन? बी क्विक। 11। चलिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? 2 8 1। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो जितने पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये इसका बेस है। अगर आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आता होगा तभी आप कुछ कर पाओगे इसमें। तो वैलेंसी कितनी हुई? 1 हुई, क्योंकि वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है इसलिए ये वैलेंसी इसके इक्वल है। अगर वैलेंसी 4 या 4 से ज़्यादा होगी तो आपने 8 से माइनस करना है। नेक्स्ट है क्लोरीन की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर कितना है? 17। 2 8 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7। साथ साथ में आप लोग नोट कर सकते हो। वैलेंसी कितनी हुई इसकी? एनीवन? एनीवन? वन। 1। तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। फिर किसी की एंट्री हुई है? लेट्स सी। ठीक है जी। तो ओके, सभी एडमिट हो गए हैं क्लास में। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग चेक करते हैं। तो हमारे पास वैलेंसी 1। चलिए, अब हम सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन था सोडियम का। ठीक है, और क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। तो ये हमने रिप्रेजेंट करना है। ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्लोरीन के कितने थे?
7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एरो से रिप्रेजेंट करना है। आप इसके बीच में प्लस का साइन दे सकते हो। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एलिमेंट का, एटम का। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे विथ कर्व एरो के साथ, ठीक है, कि सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है। तो सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एरो देने के बाद हम यहाँ पे सोडियम को लिखेंगे, सोडियम का सिंबल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, देखो लिखेंगे हम लोग Na, यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, और क्लोरीन जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसको शो कर देंगे विथ नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के साथ। तो ये नेगेटिव चार्ज हमने शो कर दिया। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिखा जा सकता है और ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है, जैसे कि Na पॉजिटिव, स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएंगे, क्लोरीन को लिखेंगे, यहाँ पे इसके लिए आप इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप इसके ऊपर ब्रैकेट लिख सकते हैं, इसके अंदर भी ब्रैकेट लिखा जा सकता है, ठीक है। तो और करके क्या लिख सकते हैं, NaCl, NaCl, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपकी NaCl की फॉर्मेशन हो गई। चलिए NaCl के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे MgCl2। आई होप ये आपको पेज मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे MgCl2 की प्रैक्टिस सेम ऐसे ही। चलिए देखते हैं MgCl2। तो ये पहला कंपाउंड था आपका NaCl। दूसरा है जो अक्सर कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, वो MgCl2 है, ठीक है। तो चलिए MgCl2 का आप लोग ट्राई करिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, याद करना है सबने, 12। कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे 2 8 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितनी होगी इसकी, वैलेंसी होगी इसकी 2, ठीक है। कहाँ से पता लगा, ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि 4 से कम है। अगर 4 से ज़्यादा होता तो 8 से माइनस करते, ठीक है। और साथ में क्या है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 287। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो शेल में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 1। और यहाँ पे क्लोरीन कितने हमारे पास, 2 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है, 2। तो मैग्नीशियम को हम शो करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दो जी पहले। फिर उसके बाद हम क्लोरीन शो करेंगे, कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन शो करेंगे, ठीक है। और 2 क्लोरीन को उनके वैलेंस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शो करेंगे, ये देखो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसके इसने दिया, ठीक है। फिर एरो के साथ यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि फर्दर ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो हम इसको ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले 2 लिख सकते हैं, और Cl को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ शो करेंगे। अब पहले 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। ऑक्टेट का मतलब होता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करना। तो इसने मैनेज कर लिया है। नेगेटिव साथ में लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप बाहर ही लिखो, ज़्यादा बेटर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइड है, ये पूरा ही क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड है। चलिए उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, MgCl2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, MgCl2। तो ये MgCl2 का हो गया बच्चों, आप साथ साथ में कर सकते हो। उसके बाद हम लोग करेंगे Na2S का, Na2S सोडियम सल्फाइड, ठीक है। ये तीसरा कंपाउंड है हमारा, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड में सोडियम के साथ एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, अगेन सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी
हाँ जी, अब 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस 6 करेंगे, वैलेंसी 2, ठीक है? चलिए, अब सोडियम ड्रॉ करेंगे, कितने सोडियम ड्रॉ करेंगे? 2 सोडियम ड्रॉ करेंगे, सल्फर 1 है तो 1 ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के 6 हैं तो 6 शो करेंगे। अब एरो के साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से 2 सोडियम हमारे पास होंगे और हर एक पे 1 पॉजिटिव है तो ये पूरा मल्टीप्लाइड है इसके साथ, ठीक है? सल्फर 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, जितने लॉस करेगा उतना पॉजिटिव आएगा। जैसे एक सोडियम ने एक पॉजिटिव किया तो 2 मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, ये समझना है। पर यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की हमें जरूरत नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो 2 का मल्टीप्लाइड का मतलब ये 2 टाइम हो गया पूरा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है आपने। चलिए, तो आगे क्या लिख सकते हैं इसको हम? Na2S, ठीक है? अब आप मुझे कोई भी कंपाउंड बताओ जो मैं आपको बता सकूं। कौन सा कंपाउंड आपको डिफिकल्ट लगता है वो मुझे आप बताइए। फोर्थ, हाँ जी बच्चों, एनीवन? भूपिंदर, आभ्या, ऋषभ, मनमीत, एनीवन? कोई ऐसा कंपाउंड जो आप पढ़ना चाहते हो जिसका आपको डिफिकल्ट लगा हो? हाँ जी बच्चों, कोई जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से? एक काम करो, आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड का ड्रॉ करो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड का ड्रॉ करो और मुझे बताओ, ठीक है? तो कैल्शियम में आप सबसे पहले क्या करेंगे? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई आवाज नहीं आ रही है आपकी? क्या मेरी आवाज जा रही है सबको? सर 20। हाँ जी, 20, बिल्कुल सही, 20। अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, 2 8 8 2, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 2 हो गए। वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? वैलेंसी 2 हो गई, ठीक है? चलिए, ऑक्सीजन के केस में 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी वैलेंसी 2, 2। शाबाश। चलिए, अब इस केस में आपने कैल्शियम को लिखना है और ऑक्सीजन को लिखना है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब आप ड्रॉ करोगे, दोनों को कर्व एरो के साथ शो करना है आपने कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन कैल्शियम इसको दे रहा है। उसके बाद एरो शो करके कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव शो करेंगे, ऑक्सीजन को ड्रॉ करेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन के उसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है? क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 नेगेटिव आएगा इसके ऊपर। और करके लिख सकते हो CaO, ये क्या है हमारा? क्विक लाइम भी कह देते हैं हम लोग, है ना? क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखना, व्हाइट वॉशिंग के बेस पे इसके अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक हो गया? अगर और कोई डॉट स्ट्रक्चर या इस तरह का स्ट्रक्चर आप कंपाउंड का आयनिक फॉर्मेशंस कोई पढ़ना चाहते हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं आपको बता सकूं। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्या समझ में आया ये? सबसे पहले आप मुझे ये रिस्पॉन्स दो कि ये जो यस 4 हमने किए हैं, ये आपको समझ में आए? यस सर। ठीक है। अब ऐसा कोई कंपाउंड जो आपको नहीं आ रहा हो या आपको डिफिकल्टी फील होती हो वो बताओ, फिर उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसको उसके बारे में बताएंगे। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये, इसमें 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों 2 तरह के बॉन्ड हैं। कैसे? देखो, ये सोडियम क्या है? ये मेटल है। सोडियम आपके पास क्या है? मेटल है।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या है, नॉन मेटल है। तो आप कहोगे सर आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। हाँ आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो सोडियम का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ वो आयनिक है, नो डाउट। पर जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है, सिंगल बॉन्ड है, कोवलेंट है। और इसके साथ जो बॉन्ड है वो आयनिक है। ये जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में वो आयनिक होगा। तो दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं NaOH में। हो सकता है इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें रिप्रेजेंट करना मुश्किल है क्योंकि ये हमारा मेटल नॉन मेटल दोनों दोनों ही केस में आता है। अगर पर्टिकुलर कोई आयनिक वाला है वो बताना है आज आपने। बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इसमें दोनों तरह के बॉन्ड हैं। तो आप इसको अगर शो करना चाहो, ठीक है, तो आपको दोनों बॉन्ड को शो करना पड़ेगा। पर ऐसा कभी आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। सोडियम का जैसे आप आता है कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चलो मैं शो करता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो, अब ऑक्सीजन के केस में ये देखो, पहले मैं कोवलेंट बॉन्ड बना देता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं कोवलेंट बॉन्ड बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब मैं आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो भाई, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो और कैसे शो कर सकते हैं, Na पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन चुका है चूंकि, इसलिए 1 2 3 4 5 6, और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं इसको, NaOH। वैसे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, मैंने कभी ऐसा बताया भी नहीं है, और ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक CBSE में आया नहीं है। पर फिर भी आपकी जानकारी ये बता दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में दोनों तरह के क्वेश्चन, हाँ शायद इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक कोवलेंट, या आपने बताना है कि दोनों पाए जाते हैं। और किसके बीच में कौन सा बॉन्ड है वो भी बताना है, कि सोडियम एंड ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया बच्चों, समझ में आया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अब मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आज, डिस्कशन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस बेस पे आते हैं, ये जो अभी हमने टॉपिक किया, तो कल मैंने इसके क्वेश्चंस कई डिस्कस किए थे। जैसे वैलेंसी को कैलकुलेट करना, जैसे आएगा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो, ठीक है, वो एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किसमें, NaCl, MgCl2, MgO, CaO, Na2S, Na2O, K2S, K2O, मतलब ये बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। CaO हो गया था, CaCl2, MgCl2 हो गया था, MgAO हो गया था, MgS करके अगर हम लिख लें, है ना। तो बहुत सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जिसके बीच में ये आ सकता है। तो आप इसको प्लीज इसको वर्क इस पे करिएगा आप, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को हम देखो, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस। तो मेटलर्जी के कंसेप्ट में होता क्या है, मेटलर्जी का एक पार्ट है। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूं मैं। अब एक्सट्रैक्शन में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपका आता है ग्राइंडिंग का आ जाता है सबसे पहले। शायद आपने ना पढ़ा हुआ, एनसीईआरटी में ग्राइंडिंग का मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ओर की ग्राइंडिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले, पाउडर फॉर्म में करते हैं।
फिर ग्राइंडिंग करने के बाद कौन सा स्टेप आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन के कई मेथड आपको बताए गए होंगे, आपने पढ़े होंगे इसमें। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के बाद अब ओर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ये डिपेंड करता है कि वो किस मेटल का ओर है। ऑक्साइड फॉर्मेशंस करते हैं जिसे हम कैल्शिनेशन या रोस्टिंग से करेंगे। सॉरी, ठीक है। उसके बाद इसकी हम रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन के बाद हम इसकी प्योरिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस करने, तो प्योरिफिकेशंस क्या है कि लास्ट में जब एलिमेंट हमारे पास मिल जाता है हमें, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है लास्ट वाला, कोई मेटल जैसे ऑब्टेन होता है, हम उसको और ज़्यादा प्योर करना चाहते हैं। तो उसका एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये कि सर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती क्या है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का ये कंसेप्ट आता है कि, चलो इसके आगे लिख देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का कंसेप्ट ये आता है जैसे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के कंसेप्ट में हमने कॉपर को प्योर किया है। आपकी बुक में जो मेंशन है वो कॉपर के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको इजी से समझाया जा सके, ठीक है। ओके, ये देखिए, चलिए इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ। ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का कंसेप्ट है इसमें। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, इसके बेस पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैथोड आप देख सकते हो, कैथोड लेते हैं, एक एनोड है हमारे पास। कैथोड और एनोड में हमने समझना है कि डिफरेंसेस कैसे हैं। एनोड पे हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है और कैथोड पे हमने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाइट सोर्स है, ठीक है। बैटरी से कह सकते हो जुड़ा हुआ है, या जो लाइट सोर्स होते हैं, जो एनर्जी सोर्स है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास की है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो एनोड से किस तरफ हो रहा है, देखो एरो लगा हुआ है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। चलिए बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में ना जाके इसके मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को क्या किया गया है, एसिडिफाइड किया गया है, ताकि जो रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा फास्ट हो सके, आयोनाइज हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्यूशन है, इसलिए हमने एसिडिफाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टैंक है जिसमें हमने सोल्यूशन लिया हुआ है, और यहाँ पे इम्प्योरिटीज तो बाद का कंसेप्ट है। चलो जी, अब हमने सबसे पहले जो एनोड है, ठीक है, और कैथोड है उसकी बात करेंगे। कैथोड वाली साइड में हम प्योर कॉपर लेते हैं, क्या लेंगे जी, प्योर कॉपर, ठीक है। प्योर कॉपर कैथोड वाली साइड होगा, और इसकी जो स्ट्रिप होगी वो हम बहुत पतली स्ट्रिप लेंगे। एनोड वाली साइड पे हमारे पास इम्प्योर कॉपर होगा, क्या होगा, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। अब इम्प्योर जो कॉपर है, मतलब कॉपर तो है पर उसमें और ज्यादा इम्प्योरिटी हो सकती है। जब हम की को ऑन करेंगे, यहाँ से की को कनेक्ट करेंगे, तो होता क्या है, ये जो एनोड है ये डिसॉल्व होना शुरू होगा। किसमें डिसॉल्व होना शुरू होगा, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इसमें कॉपर प्रेजेंट है वो कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में आना स्टार्ट कर देंगे। और जितने नंबर ऑफ आयन, मान के चलो अगर 10 नंबर ऑफ आयंस, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो सेम रेट पे, ठीक है, जो 10 कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है
वो एंड कैथोड पर डिपॉजिट होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से ये जो एनोड है उसका वेट कम होता जाएगा, उसका वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। और जो आपका कैथोड है, ठीक है, उसका जो वेट है वो इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे क्या होता जाएगा, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जितना ये डिसॉल्व होता है उतना ही कॉपर, जितना कॉपर 2 पॉजिटिव आपके सोल्यूशन में आता है उतने ही कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है, एक छोटी सी रिएक्शन मैं आपको बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है ये देखेंगे। एट एनोड ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब जो कॉपर मेटल कॉपर में फॉर्म जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म है, ठीक है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है कैथोड की तरफ। उसके बाद, ठीक है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? वो रिडक्शन होती है कैथोड पे, ठीक है। कैसे? अब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव जो प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब पहले तो ये देखो सॉलिड था, सॉलिड से ये किसमें हो गया, एक्वस में। कौन? एनोड वाली साइड। अब जो एक्वस में प्रेजेंट है कॉपर 2 पॉजिटिव, अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा इसको? कैथोड की तरफ से मिलेगा, जिससे वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और ये जो कैथोड है वो गेन करता जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो भी इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठती जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउन कलर की इम्प्योरिटीज बताई गई है। जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो नीचे बैठती जाएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड मड, ठीक है। आई होप ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे इस केस में, क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, उसके आंसर क्या हो सकते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि जो इम्प्योर कॉपर है या एनोड है वो किसका बना होता है। ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी किया था। एनोड किसका बना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जी प्योर कॉपर का बना होता है या इम्प्योर कॉपर का बना होता है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, एनोड किसका बनेगा, इम्प्योर कॉपर का। और अगर इम्प्योर कॉपर का एनोड बनता है, अच्छा, तो एनोड मड, तो इम्प्योरिटीज कौन से इलेक्ट्रोड के नीचे कलेक्ट होती है और उसे क्या कहते हैं। इम्प्योरिटी इज फॉर्म्ड अंडर विच इलेक्ट्रोड्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कैथोड और एनोड। अब नाम उसका एनोड मड है तो वो एनोड के नीचे ही प्रिपेयर होगा, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनोड मड किसके नीचे बनता है, कौन से इलेक्ट्रोड के नीचे बनता है। तो वैसे तो इसमें नेम इंक्लूड है, वो इम्प्योरिटीज के बारे में भी पूछ सकते हैं, इम्प्योरिटी किसके नीचे कलेक्ट होती है, एनोड या कैथोड, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, कैथोड कौन से कॉपर का बनता है, इम्प्योर या प्योर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके अलावा ये भी हो सकता है, वेट इज गेन बाय विच इलेक्ट्रोड, वेट इज गेन बाय विच इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रोड का वेट गेन होता है। तो आप कहोगे जी कैथोड का होगा, ठीक है, कैथोड का वेट गेन होता है, ठीक है। चलो, और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इफ वी हैव टू प्योरीफाई द कॉपर, तो विच सोल्यूशन वी हैव टू टेक। तो कॉपर का सॉल्ट का ही सोल्यूशन लेना पड़ेगा आपको। तो कॉपर के सॉल्ट का सोल्यूशन कौन सा लोगे, कॉपर सल्फेट। अगर इन केस आपको कहा गया कि आप सिल्वर की बात कर रहे हो, किसकी, सिल्वर की बात कर रहे हो, ठीक है, और सिल्वर को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंडर को लेके जाना है आपने, तो आप क्या करोगे, कौन सा सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो आप कहोगे सिल्वर नाइट्रेट। अब कहोगे सर क्या हम AgCl लिख सकते हैं, AgCl भी तो सॉल्ट सोल्यूशन है। नहीं लिख सकते। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, वो भी तो सॉल्ट सोल्यूशन है, AgNO3 और AgCl भी है। तो बेटा जो हो, देखो समझना ये है इसमें कि हम किसी भी मेटल का वही सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे जो सोल्यूबल होता है। तो AgNO3 तो सोल्यूबल है, पर AgCl सिल्वर क्लोराइड सोल्यूबल नहीं है। तो जो सोल्यूबल होगा वही सॉल्ट सोल्यूशन हमने बनाना है, उसी उसी सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है। तो सिल्वर को प्योरीफाई अगर करेंगे, ठीक है, तो हम कौन सा सोल्यूशन लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। तो इस बात का ध्यान में रखना है आपने, ठीक है जी। तो आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, कई क्वेश्चन आपके इसमें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन
जैसे कॉपर का आपने किया तो सिल्वर का पूछ सकते हैं। भाई अगर आपके पास सिल्वर है, इम्प्योर सिल्वर है, तो आप उसको क्या बनाओगे? कैथोड बनाते हो कि एनोड बनाते हो? इम्प्योर सिल्वर को क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। तो इन सब बातों का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है? आई होप ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और जो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। हाँ जी, समझ में आए हैं? हाँ जी बेटा, समझ में आए हैं? हेलो, यस सर। ठीक है। तो आज की क्लास समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, थैंक यू। सभी की आवाज नहीं आ रही है। आपका कोई भी टॉपिक होगा बताना है, कल हम फिर से PYQ को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम आती है, आपने डिस्कस करना है तो मुझे ज़रूर बताना है। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर सेम टाइम पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू वेरी मच।